कौन से बच्चे? सेकंड ईयर मैं अलाउ कर रहा हूँ उनको। आ रहे होंगे वैसे। Assalamu alaikum everyone. Hopefully you all are fine, good. हाँ भाई, सब खैरियत से हैं? ठीक हैं आप लोग? हाँ भाई, कुछ रीडिंग टास्क दिया था कल आप लोगों को, पढ़ा आप लोगों ने? जी सर पढ़ा। ओके गुड। असरा आपने? जी सर पढ़ लिया। Okay. जी पढ़ लिया। इब्राहिम आपने? Okay, let's wait for students and then we'll start our class. अच्छा भाई, तो कुछ रीडिंग टास्क वगैरह हमारा कल था, जिसको हमने कुछ थोड़ा सा डिस्कशन कल किया था, और फिर उसके बाद जो है एक रीडिंग टास्क के तौर पे मैंने आपको एक पैराग्राफ दिया था, एंड देन फिर वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। ओके, तो दो बच्चों से तो मुझे रिस्पांस मिल गया। किरत, आपने पैराग्राफ रीड करा है? वो शहजाब भी बताएं। ओके, ऐमन आपने रीड किया पैराग्राफ? अच्छा भाई, वेनिसा आपने पैराग्राफ रीड किया है, तो मुझे थोड़ा सा बताइए कि क्या पढ़ा है उस पैराग्राफ के अंदर। आपने क्या ऐसा पॉइंट आपको मिला जिसके अंदर हमारी कल की डिस्कशन हो रही थी? थोड़ा सा एक्सप्लेन करें उस पैराग्राफ को। वैसे मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, आप चाहें तो स्क्रीन पे देखकर भी बता सकते हैं। और ऐमन, आपने पैराग्राफ नहीं पढ़ा है तो आपके सामने स्क्रीन पर है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। अच्छा वेनेजा, आप माइक पे बताइएगा, ठीक है, क्योंकि लिखने में काफ़ी टाइम लग जाएगा फिर। जी स्टार्ट करते हैं, बताना वेनेजा। सर मैंने पढ़ लिया था, थोड़ा बहुत ही कुछ समझ आया बस। हाँ मतलब मैं थोड़ा सा ही पूछ रहा हूँ, मतलब बहुत डिटेलिंग में नहीं पूछ रहा मैं, क्योंकि मैं डिटेल्स में जो है वो मेंशन कर दूंगा। आप सिर्फ वो एक दो पॉइंट जो आपको थोड़े बहुत रिमाइंड रह गए हो तो वो आप बस बता दें, पूरा डिटेल में नहीं बताना आपने। सर इसमें यही समझ आया था कि हिंदू जो थे वो अपने से कमतर लोगों को समझते थे, जो मतलब गरीब है उनको मुंह नहीं लगाते थे, ज्यादा बात नहीं करते थे, अपनी चीजों को हाथ नहीं लगाने देते थे। पर मुस्लिम ऐसे नहीं थे। और बाकी तो कुछ खास समझ नहीं आया। ओके, असरा आपने जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा बताइए।
सर इसमें ये लिखा हुआ था कि रिलीजियस डिफरेंस के अलावा उनमें एक तो कास्ट सिस्टम का डिफरेंस था और बाकी उन लोगों के इक्वल राइट्स में नहीं थे, मतलब आदमियों के अलग राइट्स थे, वुमेन्स के अलग राइट्स थे और इनहेरिटेंस वगैरह के राइट्स का भी कुछ था उसके अंदर, ठीक है, गुड, और इकोनॉमिकल राइट्स का भी कुछ था। सही, गुड। किरत आप बताएं आपने क्या पढ़ा है इस हवाले से? इस हवाले से समझ आया कि मतलब लियाकत अली खान ने 3 साल बाद पाकिस्तान की क्रिएशन के 3 साल बाद उन्होंने ये स्पीच दी थी वहाँ पे यूनिवर्सिटी में, और इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस है कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट है, लेकिन उसके अलावा सबसे ज़्यादा कास्ट सिस्टम है, क्योंकि हिंदू में जो उनकी जो सबसे बड़ी कास्ट होती है, उनकी जो सबसे लोअर कास्ट होती है, वो लोग एक साथ रह नहीं सकते, इवन के वो लोग एक साथ खाना नहीं खा सकते। जब वो लोग एक साथ अगर उनको मतलब अगर टच तक हो जाता है तो वो लोग एक दूसरे को किल कर देते हैं, और इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम में ये क्या कहते हैं, इक्वालिटी का सिस्टम है बहुत ज़्यादा, और क्या कहते हैं, बस यही समझ में आया। ओके, वेरी गुड। अच्छा देखें, कल हमारी जो डिस्कशन हुई थी वो एंड इस जगह पर हुई थी कि जब डिवीज़न किया गया पाकिस्तान का और इंडिया से, तो उसके लिए उसके पीछे क्या रीजंस थे, क्या मौक़िफ़ थे, क्या बातें थी जिसकी वजह से हमने इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट करा। यानी कि अब पॉइंट ये आया था सबसे पहले जो हमने डिस्कशन में लेकर आए थे, क्या सिर्फ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से ही पाकिस्तान को अलग किया गया? इसके अंदर ख़ुद लियाकत अली ख़ान कहते हैं कि अगर हम सिर्फ इस्लाम की वजह से इसको अलग करते तो इसका मकसद ये होता कि वो तमाम मुसलमान जो सदियों से इस जगह को अपना मुल्क मान चुके हैं, उस जगह को छोड़कर एक बहुत बड़ी माइग्रेशन करना, और सिर्फ इस वजह से करना क्योंकि हम मुस्लिम्स हैं और दूसरे मुस्लिम्स नहीं हैं, और उसको छोड़ देना, तो ये कोई अक्लमंदाना बात नहीं है। जबकि इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें ये डिसीजन लेना पड़ा। मेन पॉइंट ये था कि देखें, इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि बीइंग मुस्लिम्स एंड बीइंग अ हिंदू व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस। ठीक है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंसेस देखें, सो मुस्लिम्स बिलीव इन वन गॉड। इसको इन्होंने एक लफ्ज कह के पुकारा है, मोनोइथियस्ट। मोनोइथियस्ट का मतलब होता है एक रब को मानने वाला, मोनो मीन्स वन। ठीक है, केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाता है मोनो, बाइपोलर, बाइपोलर, इस तरीके का जो है वो काउंटिंग होती है बेसिकली है। ठीक है, तो मोनोथीइस्ट का मतलब होता है एक को मानने वाले। ठीक है, इफ वी से मुस्लिम्स वी आर मोनोथीइस्ट, राइट? सो इसके अलावा जो हिंदूज थे वो पोलीथियस्ट है। पोलीथियस्ट का मतलब एक से ज़्यादाओं की इबादत करने वाले। ठीक है, अच्छा ये बेसिक डिफरेंस था। इसके अलावा जो था, मुस्लिम्स बिलीव इन प्रॉफिटहुड, प्रॉफिट्स पर बिलीव रखते हैं मुस्लिम्स के भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अरेबिया में पैदा हुए और फिर उसके बाद उनके ऊपर जो है वो शरीयत नाफिज हुई और फिर उन्होंने दीन इस्लाम को आगे बढ़ाया। इसके अलावा वी ऑल्सो बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, वी ऑल्सो बिलीव इन मोसेस, वी ऑल्सो बिलीव इन अब्राहम, वी बिलीव इन ऑल द अपोस्टल्स ऑफ अल्लाह। यानी हम तमाम अंबिया कराम पे बिलीव रखते हैं, जबकि हिंदूज जो हैं वो इन चीज़ों के ऊपर बिलीव नहीं रखते। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे। ठीक है, लेकिन हमने डिवीजन इस बेस पे नहीं की है। We did not divide Pakistan and India because of these differences, balki we have divided Pakistan and India because we have other differences, like they believe in caste system and we don't believe in caste system. We believe in the equality of men. Caste system क्या होता है हिंदूज के अंदर? अगर हम religious point of view से बात करें, so हिंदूज के अंदर there are 4 caste, 4 caste होती हैं। ठीक है, हिंदूज बिलीव दैट दे आर वॉरियर, एक वॉरियर है। ठीक है, जिसमें जो सबसे टॉप पर हेड ब्रेन जिसको हम कहते हैं वो ब्राह्मण्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद चेस्ट का जो एरिया है वो फाइटर्स हैं। ठीक है, शत्रु उन्हें कहते हैं। और फिर उसके बाद जो है लेग्स जो कि उन्हें संभाल के रखती हैं वो मजबूत पिलर हैं, वर्कर क्लास है वो। ठीक है, और फिर लास्ट में आते हैं दलित्स, जिनको वो पाँव बांधते हैं। पाँव से मुराद निचला दर्जा, और उस निचले दर्जे की वैल्यू ये होती है कि they don't consider them equal to them and they don't consider their rights as equal to them। यानी कि मैं आपको कुछ बेसिक्स बताता हूँ इनके डिफरेंसेस की। ब्राह्मण्स आर नॉट अलाउड टू एंटर द मंदिर, दे आर अलाउड टू वर्शिप इन देयर ओन स्मॉल यू कैन से टेम्पल्स। इनके छोटे अलग मंदिर अलग से बना दिए जाते हैं। इन्हें ब्राह्मण्स के या शत्रुज के
उसमें जाने की इजाज़त नहीं होती मंदिरों में इबादत के लिए। दूसरा, दे आर नॉट अलाउड टू एंटर इन द ब्राह्मण्स हाउस, वो अपने ब्राह्मण जो हैं वो उनको अपने घरों में दाखिल नहीं होने देते, और अगर गलती से कोई शख्स उनके घर में इस तरह का दाखिल हो जाए तो फिर वो बाकायदा पूरे घर को जो है वो पानी से धुलवाते हैं। Even these Dalits are not allowed to have मैरिजेस इन अदर कास्ट, उनको बिल्कुल ही बाउंड कर दिया था। इवन अब तो ये हो चुका है कि उनको गवर्नमेंट जॉब्स भी नहीं दी जाती इन इंडिया, दे आर नॉट अलाउड टू हैव गवर्नमेंट जॉब्स। बाकायदा लिखा जाता है ब्राह्मण्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द वैकेंसी। इवन दो दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन एक्सेप्ट दिस वन, ठीक है। इसके अलावा भी दूसरे मामलात इनके हैं, जैसे कि जो रूलरशिप है, रूलरशिप के अंदर सिर्फ ब्राह्मण्स आएंगे या शत्रुज आएंगे, दलित्स आर नॉट अलाउड। बट इफ वी कंपेयर इस्लाम टू देम, वी कंसीडर ऑल इन ईच एंड एवरी वन एज इक्वल, सबके इक्वल राइट्स हैं, ठीक है। ये रीजंस कुछ बने जिसकी वजह से हमें सोचना पड़ा डिवीजन का। अच्छा, इसके अलावा एक और भी पॉइंट है, इन इस्लाम मैन एंड वेमेन बोथ हैव देयर स्टैंडर्ड एंड इक्वल राइट्स, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ एक छोटी सी बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ, अक्सर इस पॉइंट को लेके लोग डिबेट करते हैं, ठीक है। देखें, इक्वल राइट्स होना और एक जैसे राइट्स होना, एक जैसे राइट्स होने के मुताबिक के एक ही जैसी जिम्मेदारियां होने में बड़ा फ़र्क होता है। इस्लाम गिव्स यू ऑल द राइट्स, ठीक है। मर्दों को मर्दों के हुकूक दिए, औरतों को औरतों के हुकूक दिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों के हुकूक एक ही जैसे हों। मर्दों की जिम्मेदारी है कमाने की, औरतों की जिम्मेदारी है अपनी। तो हम इनको अगर कंपेयर करना चाहें तो वी कैन नॉट कंपेयर देम, बिकॉज वी बोथ आर फिजिकली डिफरेंट एंड वी बोथ हैव आवर ओन responsibilities as aspects of our physical nature, okay. And in Hindus we found something like that कि जैसे इस्लाम में चाहे लड़का हो या लड़की, उनकी इनहेरिटेंस के अंदर जो है वो हिस्सा है, जायदाद के अंदर हिस्सा रखा गया है, ठीक है। हिंदूज के अंदर औरतों का किसी किस्म का कोई हिस्सा नहीं होता जायदाद के अंदर। आप एक सवाल कर सकते हैं, ठीक है सर, लेकिन हमने कई सारे फिल्म्स में भी देखा है या इंडिया के अंदर ऐसा होता है कि भाई वो वाइफ जो है वो जायदाद का हिस्सा ले लेती हैं या बेटी जो है वो जायदाद में अपना हिस्सा जमाती है। तो बेसिकली ये जो राइट्स हैं या ये जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ये इन्होंने ब्रिटिश रूल से हासिल करें। यानी इंडिया के अंदर उन्हें हिंदू मज़हब इन चीज़ों की इजाज़त नहीं दे रहा, बल्कि वो ब्रिटिश कानून के ज़रिए अपना हक ले रहे होते हैं। ये एक डिफरेंस आता है, ठीक है। इन हिंदूज अ वेमेन कैन नॉट आस्क फॉर डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड। एक हिंदू लेडी अपने शोहर से जो है वो तलाक नहीं ले सकती, ना तलाक मांग सकती है, जबकि शोहर जब चाहे जिस वक्त चाहे उन्हें तलाक दे सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने एक शायद लफ्ज़ सुना हो, हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है ये, उसे कहते हैं सती, सती सावित्री करके जो बोलते हैं। तो सती का आपको एक्चुअल मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई शोहर जो है वो मर जाए तो उसको उसकी चिता पे लिटा दिया जाए और उस पे लकड़ियाँ रख दिया जाए और एक लकड़ी के साथ उसकी वाइफ को बांध दिया जाए। उस वाइफ को उसके साथ बांध कर बेसिकली क्या किया जाता है कि उस चिता के साथ उसको भी आग लगा दी जाती है। तो आप अंदाज़ा करें, एक ज़िंदा औरत को उसके शौहर के साथ सिर्फ इस बात के लिए आग लगा दी जाती है कि हम इसको सती कर रहे हैं। ये उनका मजहबी बिलीफ है। सती कर देने का मतलब शौहर के साथ औरत को भी मार देना। एक विधवा औरत जो है वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। तो ये कुछ बेसिक ऐसे डिफरेंसेस थे जो ह्यूमन नेचर को बड़ा डिस्टर्ब कर रहे थे। और ऐसे माहौल में रहना जहाँ अक्सरियत इन्हीं लोगों की हो और आपको वहाँ पर माइनॉरिटी के तौर पे रहना हो, भले आपकी तादाद जितनी भी हो लेकिन आप माइनॉरिटी कहलाओगे, क्योंकि जो अक्सरियत है वो उनकी है जो इस तरह की सोच रखते हैं, ठीक है। अब इन लोगों में आपने अगर रहना है तो सबसे पहले तो आप अगर मज़हब की बात करें तो मज़हब हटाते हैं, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, लिविंग स्टैंडर्ड बना हुआ है, वो काफ़ी हद तक आपके लिविंग स्टैंडर्ड को डिस्टर्ब करेगा। और ना सिर्फ डिस्टर्ब करेगा बल्कि इन्वेट करेगा, यानी उसमें शामिल हो जाएगा। वी कैन स्टिल हैव दीज टॉक्सिक ट्रेडिशंस इन आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में आज भी ये टॉक्सिक ट्रेडिशंस जो हैं वो आज तक चलते आ रहे हैं, जो बेसिकली हमारे अपने हैं ही नहीं, बल्कि दे आर बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम हिंदूज टू मुस्लिम्स। डू यू
इवन रिकॉल एनी ऑफ देम? क्या आप मुझे कोई एक या दो नाम बता सकते हैं ऐसे ट्रेडिशन का जो बेसिकली हमारे नहीं है लेकिन हमारे अंदर वो एडॉप्ट हो चुके हैं? कोई भी एक या दो आप अगर आपको पता है तो। वो रिवायत, वो रस्में जो हमारी थी ही नहीं, वो हम में शामिल हो गई। कोई भी एक या दो जो आपको मालूम है आप बताएं जरा। Yes, anybody can tell. सर मैं बताऊं, मुझे जी। पता नहीं है वैसे कि ये कंफर्म है कि नहीं, लेकिन शादी के बाद वाली जो रस्म होती है वो काफी बकवास होती है और मुझे समझ नहीं आता वो क्यों करते हैं। और बेसिकली वो हमारी है भी नहीं, ऐसा ही है ना? जी सर, एक भी नहीं है कोई भी, बस। एग्जैक्टली ये इसके अलावा जो है क्या कहते हैं अपना, शादी ब्याहों की रस्में हो गई, इसके अलावा सेलिब्रेशंस हो गई, त्यौहार हो गए, त्यौहार मनाने के तरीक़ेकार हो गए। इवन लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, मैं आपको बड़ी क्लियर एग्जांपल देखता हूँ, आप इसको समझ जाएंगे। देखिए हमारे यहाँ जो है वो शब कदर मनाई जाती है, लोग उसमें इबादत करते हैं, लेकिन उसमें पटाखे फोड़ने वाला रिवाज, डू यू थिंक कि ये हमारा है? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि ये एक कॉपीड वर्जन है उनका। नवरात्रि या पता नहीं क्या मनाते हैं, ये दिवाली, सॉरी दिवाली मनाते हैं, तो उसमें वो पटाखे फोड़ते हैं। तो वो एडॉप्टेशन जो है वो हमारे अंदर आ गई कि हमने भी अपने त्योहारों में ये सब करना शुरू कर दिया। सो देखें, हमने एक यूँ कह लें एक लंबा अरसा इनके साथ गुजारा। उस लंबे अरसे के अंदर हमने एक बात नोट करी कि हमारे अपने ट्रेडिशंस ख़तरे में पड़ रहे हैं और हम वो चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं अपने अंदर जो कि बेसिकली हमसे ताल्लुक़ नहीं रखती, और हमारे यहाँ रिलीजियसली वो गलत हो रही हैं, वो हमारे मज़हब को इफ़ेक्ट कर रही हैं, वो हमारे ट्रेडिशंस को इफ़ेक्ट कर रही हैं। ठीक है, ये सारी रस्में रिवाज जो अभी आज हमारे दौरान मौजूद हैं, मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ। हो सकता है शायद आप बड़ी इसको अजीब नज़र से देखें, अजीब कानों से सुने इस बात को। यू नो बिफोर दिस मैशअप, यानी कि जब ये हिंदू मुस्लिम्स का साथ कॉन्ट्रडिक्शन था ही नहीं, बर सग़ीर वाला मामला था ही नहीं, इट वॉज वेरी कॉमन इन मुस्लिम्स टू मैरी मोर देन वन। मुसलमान जो थे, वो मर्दों की बात कर रहा हूँ मैं, वो एक से ज़्यादा शादियाँ करते थे सुन्नत के मुताबिक। इंडियन कल्चर में आने के बाद हमारे यहाँ वो शादियाँ बिल्कुल हो गई ख़त्म। अच्छा, दूसरी बात, मुस्लिम्स में जो शादियों का कॉन्सेप्ट था वो था बिल्कुल यंग एज के अंदर, 16, 17, 18, मैक्सिमम 20, दैट्स इट, मैक्सिमम 20। उसके बाद 21 से लेकर तो जो वो बॉयज़ थे उन्हें तो बाकायदा स्किल्स सिखाई जाती थी, वो चाहे फाइटिंग स्किल्स हों, वो चाहे पॉलिटिक्स हो, वो चाहे साइंस हो, ये चीज़ें सिखाई जाती थी। लेकिन यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन आने के बाद ये चीज़ें चेंज हो गई। अब आते हैं गर्ल्स के ऊपर। गर्ल्स को बाकायदा तौर पर ट्रेन किया जाता था उनकी अपनी स्किल्स के हवाले से। जब हम यहाँ बर-ए-सग़ीर में आ गए तो कह दिया भाई लड़कियाँ नाजुक होती हैं, लड़कियाँ ऐसी होती हैं। अरे भाई किसने कहा ये लड़कियाँ नाजुक होती हैं और ये होती हैं? उनको बाकायदा फाइटिंग स्किल्स सिखाई जाती थी, उन्हें बाकायदा एक मजबूत और इंडिपेंडेंट वुमेन बनाया जाता था। लेकिन बर-ए-सग़ीर में जैसे ही मुसलमानों की तादाद बढ़ी और ये हिंदुओं के साथ रहना शुरू हुए, तो वो हिंदुओं के अंदर जो उनका कॉन्सेप्ट था वही मुसलमानों में भी आने लगा। नहीं, लड़कियाँ कमज़ोर होती हैं, इन्हें ऐसे करो, इन्हें जो है वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाओ, इनको जो है वो तालीम ना दो। ये आपको पता है ये आज भी पाकिस्तान के अंदर जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि लड़कियों को तालीम ना देना, ये हमने बर-ए-सग़ीर से सीखा है। मुस्लिम्स में औरतों की तालीम पर ज़्यादा जोर है बनिस्बत मर्दों पर। मर्दों की तालीम से ज़्यादा औरतों को तालीम देने का जो है वो इस्लाम में जोर दिया गया है। वाई? बिकॉज इफ़ अ मैन लर्न समथिंग, एक आदमी अगर कुछ सीखता है तो सिर्फ वो आदमी सीख रहा है, जबकि एक अगर लड़की या एक औरत सीख रही है तो उसकी वजह से उसका पूरा ख़ानदान सीख रहा है, उसका पूरा फैमिली जो जोन आ रहा है वो सीख रहा है। सो दीज वर सम दोस टॉक्सिक ट्रेडिशंस जो कि हमने अडॉप्ट कर लिए। अब इनसे भी हमें अपने आप को दूर रखना था। कल एक बच्चे ने बात बताई थी, मैं नाम भूल गया उस बच्चे का, कि देयर वर सम पॉइंट्स वेयर Muslims were not allowed to celebrate their traditions. अब देखें, we believe कि गाय हमारे लिए हलाल जानवर है, हम उसे कुर्बान करके उसका गोश्त खाते हैं और हम अपनी कुर्बानी भी उससे करते हैं। ठीक है, हिंदूज मानते हैं कि जो गाय है वो उनकी
वो है गॉड है, फीमेल गॉडेस है वो उनकी, और वो उसकी इबादत करते हैं. वी बिलीव दैट मिल्क इज प्योर एंड वी शुड ड्रिंक मिल्क, एंड दे कंसीडर द natural drink. Hopefully you know what I am talking about. So इन differences के साथ रहने में हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि या तो हम बदलते या वो बदलते. उनका बदलना मुश्किल था, वो तादाद में ज़्यादा थे, हम तादाद में कम थे, लेस मेजॉरिटी पे थे, माइनॉरिटी में थे हम लोग. सो इट वॉज डैम श्योर कि हम ही जो है वो अपने आप को चेंज करते जाते, अपने आप को ढालते जाते उनके मुताबिक. तो ये सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हुई जिसकी वजह से ये डिवीज़न हुआ. फर्स्ट थिंग, डिवीज़न हो गया, ठीक है भाई. डिवीज़न होने के बाद लियाकत अली ख़ान का एक स्टेटमेंट, एक और मैं रिकॉल कर देता हूँ यहाँ पर. 3 साल बाद लियाकत अली ख़ान ये स्पीच दे रहे हैं, और 3 साल के बाद लियाकत अली ख़ान कह रहे हैं कि अगर आपने पाकिस्तान और पाकिस्तान की मेंटालिटी को देखना है तो ये 3 साल की डेमोक्रेसी को मत देखें, बल्कि आप ये देखें कि ये लोग जो बर्रे सग़ीर में, यही मुसलमान जब बर्रे सग़ीर में थे तो इनका अपना एक ट्रेडिशन था, अपनी में सोच थी, अपना एक मज़हब था जिसको ये फॉलो करते हुए आ रहे थे, और हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं. इन शॉर्ट मैं आपको एक बात कह देता हूँ, पाकिस्तान नया है लेकिन मुसलमान नया नहीं है. मुसलमान को बने हुए 3 साल नहीं हुए हैं, पाकिस्तान को बने हुए 3 साल हुए हैं. मुसलमान आज भी वही है जो 1400 साल पहले था, और उसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए वो आगे बढ़ेगा. वी विल गिव इक्वल राइट्स टू एवरीवन वेदर अ पर्सन इज मुस्लिम और नॉट. ऑलराइट. दूसरी चीज़, इवन लेट मी टेल यू वन थिंग. कायदे आज़म ने अपनी एक स्पीच के अंदर, पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद जब वो फर्स्ट टाइम कराची एयरपोर्ट आए थे, तो उन्होंने एक स्पीच कही थी कि पाकिस्तान वेलकम्स ऑल द पीपल. It is not considerate that they are Muslims or not. Everybody is allowed to live here peacefully. If you are Muslim, if you are Hindu, if you are anyone, it has nothing to do with the state of Pakistan. पाकिस्तान को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि आप कब जो है वो पाकिस्तान है, या आपका रिलीजन कौन सा है, आपकी ट्रेडिशन कौन सी है. नो, आप एथियस्ट हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, यहूदी हैं, इस बात से कोई सरोकार नहीं है. यू आर मोस्ट वेलकम हियर. बट ये वाली चीज़ हमें वहाँ इंडिया के अंदर नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से हमारा ये डिसीजन लेना पड़ा कि हमें जो है वो अपने आप को अलग करना है इनसे. ठीक है. अच्छा, ये तो हो गया रीज़न ऑफ डिवीजन. ओके, ऑल राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट के पाकिस्तान किन बेसिस पर बना. यानी एक तो हो गया भाई, फ़र्क थे, हमने अलग कर लिया. अब अलग करने के बाद हम किस ट्रेडिशन पे चलेंगे, हमने क्या चीज़ आगे बढ़ाएगी, हम क्या चीज़ फॉलो करेंगे, या हम ऐसी क्या चीज़ अपने अंदर लेकर आ रहे हैं जो हमें दूसरों में नहीं मिलेगी. पाकिस्तान में ऐसा क्या चार्म है कि मॉडर्न वर्ल्ड उसकी तरफ मुतवज्जा हो. दिस इज़ अ क्वेश्चन टू यू. आप लोगों से सवाल है ये, और आप इसका जवाब दें. माइक ऑन कर सकते हैं. यस. हाँ भाई, ये वाले सवालों के इस सवाल का जवाब तो आप लोगों ने रट्टा भी मारा हुआ है. मुतल्ला पाकिस्तान के अंदर, कम ऑन. सर सवाल दोबारा रिपीट कर दें. ओके, मैं सवाल रिपीट कर दूँ. हमने डिफरेंसेस देख लिए हिंदूज़ में और अपने आप में, और हमने फैसला कर लिया हम अलग हो गए, और हम बिल्कुल अलग हो गए. ठीक है, लोग वहाँ से माइग्रेट करके यहाँ गए. अब पाकिस्तान को हमने कैसे चलाना था, ये क्या डिसाइड किया था, किन बेसिस पे पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, या मॉडर्न वर्ल्ड हमारी तरफ क्यों बढ़े. हमारा आइडियोलॉजिकल पॉइंट क्या था, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बना नहीं था, आइन तो बना नहीं था हमारा, तो लिहाजा हमारी आइडियोलॉजी क्या थी. सर आइडियोलॉजी तो इस्लामी थी. जी सर, आइडियोलॉजी तो इस्लाम पे बेस करती है पाकिस्तान की. राइट. हमने अगेन लियाकत अली ख़ान की ये स्टेटमेंट ही इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि पाकिस्तान बने हुए 3 साल हुए हैं, मुसलमान बने हुए 3 साल नहीं हुए. मुसलमान वो 1400 साल पुराना वैसे ही मुसलमान है. हमारी आइडियोलॉजी बेस्ड करती है इस्लाम के ऊपर. वी विल फॉलो इस्लाम एज आर
कॉन्स्टिट्यूशन। हम इस्लाम की नज़र में डेमोक्रेसी को देखेंगे और फिर उसके मुताबिक हम अमल करेंगे। और ये कॉन्ट्रडिक्शन इन्होंने दिया सबके बीच में कि भाई बीइंग मुस्लिम्स वी आर नॉट टेररिस्ट, वी बिलीव इन मॉडर्निज्म, वी ऑल्सो वांट टू डेवलप आवरसेल्व्स, और उसके लिए हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अपने अंदर एडॉप्ट करना चाहते हैं। हमें ये ना समझा जाए कि हम वही यानी कि आज़ाद होने के बाद हम दूसरों की आज़ादी हड़प लेंगे, जो इंग्लैंड बेसिकली करता था। आपको पता है दुनिया में ऑलमोस्ट हर मुल्क का इंडिपेंडेंस डे है, इंग्लैंड का नहीं है। पता है क्यों? नहीं सर। क्योंकि इंग्लैंड से ही सबको आज़ादी मिली है। ये ख़ानदान का वो बच्चा है जो दूसरे बच्चों की टॉफ़ी छीन के खा जाता था। So, आपके साथ भी ऐसे ही हुआ? बेटा इब्राहिम, लग रहा है ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऑनलाइन क्लास ले रहे हो। अच्छा भाई, ओके। सो ये जो पैराग्राफ था ये आप लोगों ने, खैर भले आपको पूरा ना समझ में आया हो, लेकिन आपने काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया। इसके अंदर मैं आपको 3 पॉइंट्स बता रहा हूँ, उन 3 पॉइंट्स को ज़रा अपने जहन में रख लें, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट कि पाकिस्तान एक न्यूली डेमोक्रेटिक कंट्री ज़रूर है, लेकिन इसके पीछे जो स्ट्रगल था वो काफ़ी पुराना था, और उन्हीं बेसिस पे पाकिस्तान को आज़ादी मिली है, और उसी स्ट्रगल को पाकिस्तान आगे कंटिन्यू रखेगा। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? न्यू डेमोक्रेटिक स्टेट, सही है। दूसरा पॉइंट कि हाँ, पाकिस्तान के रिलीजियस डिफरेंसेस थे, यानी मुस्लिम्स के रिलीजियस डिफरेंसेस थे, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे भी मामला थे जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर आके प्रॉब्लमेटिक बन रहे थे। इस वजह से पाकिस्तान और इंडिया अलग हुए आपस में। पाकिस्तानियों ने अपने आप को अलग इसलिए किया क्योंकि कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स थे जो कि पूरे नहीं हो रहे थे, उस बेसिस पे अलग किया गया, ठीक है। अच्छा भाई, अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट ये कि पाकिस्तान हैज़ इट्स ओन कल्चर एंड ट्रेडिशन, और उसको मिक्सड अप ना करना पड़े, इस वजह से पाकिस्तान ने अपने आप को इंडिया से अलग किया। ये 3 पॉइंट्स इस पूरे कंप्लीट पैराग्राफ के जो हैं वो इसमें बेसिकली बताए गए हैं, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट वर्जन है, जो रीडिंग कॉन्टेक्स्ट का बचा है, वो आखिरी हिस्सा इस चैप्टर का, वो मैं आपको पैराग्राफ बता रहा हूँ, फिर आप वहाँ से उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ से देख लें आप लोग, इट वॉज फॉर दीज रीजन्स, यहाँ से लेकर आप इसको रीड करेंगे। यहाँ 1 मिनट, यहाँ तक डिमांड फॉर पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है मेरी बात? पता चल गया ना आपने कहाँ से कहाँ तक रीड करना है इसको? जी सर, पता चल गया। ठीक है। ये यहाँ पर आप यहाँ तक रीड करेंगे, बाकी इस चैप्टर को हम लोग इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीक की फर्स्ट क्लास में एंड कर देंगे। ये हमारा वो चैप्टर है जो आपके उसमें आएगा, ठीक है। सर आप जो फरवरी में ग्रैंड टेस्ट होंगे उसका सिलेबस बता देंगे? हाँ बिल्कुल, बल्कि मैं सिलेबस से बताऊंगा नहीं, बल्कि कोचिंग की तरफ से आपको जो है वो प्रिंट आउट की सूरत में भी मिल जाएगा। कोचिंग में हो सकता है आपको 1-2 दिन में इन्फॉर्म किया जाए, ये आपको बुलाया जाए और आपको प्रिंट आउट की सूरत में टाइम टेबल, सिलेबस और मे बी मॉडल पेपर, ये तीनों चीज़ें बाकायदा आपको प्रॉपरली दी जाएंगी। उसमें मेरा पूरा सिलेबस है, सिलेबस में ये चैप्टर एडेड है। सर सर आपने जब वर्कशीट का खाता क्या सेंड करेंगे? वर्कशीट मैंने कहा था सेंड करने का, हाँ अच्छा हुआ याद दिला दिया आपने मुझे, ठीक है। मैं इंशाल्लाह वर्कशीट आपका एक ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ओके।
ठीक है, वर्कशीट का मुझे वो याद दिला दोगे एक दफ़ा नंबर? वर्कशीट नंबर मुझे अगर याद दिला कौन सा दें। नंबर सर? वर्कशीट नंबर 1 थी या 6 थी? ये तो नहीं याद अब। वर्कशीट नंबर 1 में वो थे प्रेजेंट के, जिसमें इज एम आर और वाज, वो इज एम आर यूज़ करने थे। पहले वाले के अंदर मैंने आपसे कहा था कि प्रोनाउंस बताने, आपने ही शी दे यूज़ करा था आपने। एक मिनट मैं बल्कि दिखा देता हूँ, मेरे पास है ये, स्क्रीन पे दिख रही होगी आपको ये वाली। नहीं सर, ये वाली नहीं थी। ये तो कर ली थी, इसके बाद भी एक हाँ। और थी। ओके, एक मिनट मैं अभी दिखा देता हूँ ताकि कंफर्म हो जाए ना, तो फिर मैं वही वाली सेंड कर दूँ आप लोगों को। जिसमें वो पैराग्राफ था बॉब वाला, ये वाली इस पे देखें, एंड में आएगा इसके ये वाली नहीं की। हाँ, ये वाली नहीं की। यही वाली थी। देखो ना, जिसमें बॉब वाला चैप्टर था, पैरेट यस वाला। सर, यही वाली थी। हाँ यही वाली थी ना, बॉब वाला चैप्टर था इसके अंदर। चैप्टर बोल रहा हूँ, पैराग्राफ था आई गेस, यही ना? ठीक है, हाँ हाँ, ये जी सर, यही थी। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ये आज ही आपको सेंड कर दूंगा। और अगर मेरी तरफ से ना आए ना, तो मुझे प्लीज़ एक रिमाइंडर मैसेज कर दिएगा, तो आप लोगों को इंशाल्लाह वर्कशीट मैं फिर सेंड कर दूंगा। ठीक है, ओके। तो वर्कशीट का कंफर्म हो चुका है, मैंने आपको पैराग्राफ का बता दिया कि कौन सा पैराग्राफ आपने रीड करना है। ठीक है, और ये पैराग्राफ रीड कर लेने से होगा ये कि जो आपके क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग योर मिड टर्म पेपर्स, यू विल कंप्लीट दैट। ठीक है, मिड टर्म का जो आपका सिलेबस है, उसके अंदर जो हमारे चैप्टर्स आ रहे हैं वो तकरीबन हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए हैं। जैसे ही आप लोगों को वो सिलेबस मिल जाएगा आप लोगों का, तो फिर सिलेबस के मुताबिक मैं आप लोगों को क्वेश्चंस गाइड कर दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस याद किए जा सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, किन की प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से शायद मंडे को और मे बी ट्यूसडे तक आपको ये पेपर मिल जाएगा कोचिंग की तरफ से। तो आप लोग को रिसीव कर लिएगा, और जब रिसीव कर लें तो मुझे इन्फॉर्म कर दिएगा कि आप लोगों ने रिसीव कर लिया, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, एक मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा था आप लोगों से, थोड़ा सा टेस्ट पॉलिसी के हवाले से। मेरी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जो क्लासेस हैं, उसमें मैं बच्चों के साथ एक टेक्निक से चलता हूँ जिससे हमारी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है। वो टेक्निक बेसिकली ये है कि आपके मिसाल के तौर पे अगर हम पूरे सिलेबस को काउंट कर लें, ठीक है, तो उसमें टोटल क्वेश्चन बनते हैं तकरीबन 60-70 सवाल बनते हैं। ठीक है, तो अगर हम मिसाल के तौर पे एक दिन में एक सवाल याद करते हैं, ठीक है, एक दिन में एक सवाल याद करते हैं, तो हफ्ते में हमारे 7 सवाल बनते हैं और महीने में 30 सवाल बनते हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि इस पॉलिसी से कितने ज़्यादा जल्दी आप अपने कोर्स को कवर कर सकते हैं, अपने उसको पेपर की तैयारी कर सकते हैं। मेरे बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले, वो हर दिन अपना एक टेस्ट देते हैं, एक सवाल का टेस्ट देते हैं अपने पास खुद से, अपने घर पे बैठे हुए। अभी लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ। पेपर में एक सवाल का अपना टेस्ट दिया, अगले दिन दूसरे सवाल का टेस्ट दिया, हफ्ते वाले दिन जब 6 सवाल हो जाते हैं उनके, यानी मंडे से लेके सैटरडे तक कोई 6 कुछ सवाल हो गए, वो 6 सवाल का जो पेपर का सेट था वो मुझे दे देते हैं। मैं अभी भी मेरे पास बच्चे जो हैं उन्होंने अपने भाई से, किसी ने अपने फादर से वो पेपर्स भिजवा दिए हैं। अब मैं उन्हें चेक करके उन्हें मंडे को रिटर्न कर दूंगा, और फिर वो अपना मंडे से लेके सैटरडे तक का पूरा वापस टेस्ट स्टार्ट कर लेंगे। इस टेस्ट का बेसिकली मकसद होता है सेल्फ प्रिपरेशन, खुद से तैयारी करना होती है इसमें।
आपने खुद ही टेस्ट देना है, खुद याद करना है, चेक मैं करके दे दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आप लोग भी इसी तरीके से अपनी तैयारी करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन ज्वाइन दिस पॉलिसी एंड यू कैन स्टार्ट डूइंग इट इफ़ यू आर हैप्पी टू डू दिस। लेकिन ये याद रखिएगा, इस टेस्ट के अंदर भले आपका मंथली टेस्ट आ जाए, मिड टर्म आ जाए, ये टेस्ट रुकेंगे नहीं, ये टेस्ट चलते रहेंगे ना, इसकी वजह से वो सिलेबस आपका कोई चेंज होगा। आई थिंक एक दिन में एक सवाल बुरा नहीं है। आप लोगों का क्या मशवरा है इस हवाले से? है तो अच्छा, लेकिन कब से शुरू करना है ये? मंडे से कर दें। सर अभी लॉकडाउन में तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। एक दिन में एक सवाल। अच्छा, मैं फोर्स नहीं कर रहा, वैसे मर्जी के ऊपर है, क्योंकि ये टेस्ट आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी के बगैर जो है ये टेस्ट नहीं लिया जा सकता। बाकी बच्चे भी बताएं भाई, ऐमन, असरा, नबाइल, किरत, शेजा, वनीज़ा, बाकी बच्चे भी बताओ। ये एक तज़ीम बोल के फंस गई है। बाकी बच्चे बताएं आप लोगों का क्या इरादा है इस हवाले से। सर कर लेंगे, लेकिन कभी कभार दिल ही नहीं कर रहा होता। उस टाइम दिल नहीं कर रहा होता, उस दिन के अंदर किसी टाइम तो कर जाएगा। सर नहीं कर रहा होता है, कभी कभार बहुत सुस्ती हो रही होती है। ओके। आजकल तो वैसे ही बहुत सस्ती हो रही है सर। हाँ, क्लास लेने के लिए भी सुस्ती होती है। सही। Well, I guess I have given you the criteria and idea. अब अमल करना आपके ऊपर है। You can do or you won't do, it is up to you. Okay. So अगर हो इरादा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको जो है अपना इम्पोर्टेंट पेपर जो मैंने बनाया वो शेयर कर दूंगा। आप लोग एक एक क्वेश्चन करके उससे याद करते रहिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों की तैयारी उससे कंप्लीट हो जाएगी। All right, so I'm going to wind up the class. See you next week, inshallah. Take care of yourselves and remember me in your prayers. Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़। Allah Hafiz.